अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ जब मेरी फैमिली ने नया घर ख़रीदा। नया मतलब बिल्कुल नया, तमीर शुदा घर। पहले इस जगह पर खेत हुआ करते थे, चावल के खेत। लेकिन जैसे हर जगह होता है, तरक्की के रास्ते में कुछ भी रुकावट नहीं बनता। मेरा इलाका जो पहले गांव था, अब वहाँ हर तरफ नए घर बन रहे थे। जब हमने ये घर लिया, थोड़ी ही देर बाद और कॉलोनीज बन गई, फिर एक और देखते ही देखते एक छोटी सी बस्ती शहर बन गई। ये सब मेरी समझ में उस वक्त ऐसे ही आया कि हर तरफ नए लोग, नए घर। वो गांव जहां मैं बड़ा हुआ था वो धीरे धीरे गायब हो गया। इस नए घर का एक अच्छा पहलू ये था कि मुझे और मेरी बहन को अलग अलग कमरे मिल गए। पहले हम एक ही कमरे में रहते थे। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे और बात कर रहे थे कि अपने कमरे कैसे सजाएं, कैसे सेट करेंगे। लेकिन मेरी पहली रात उस नए कमरे में अजीब थी। नींद ही नहीं आ रही थी, शायद इसलिए कि पहली दफ़ा अकेला कमरा मिला था और शायद मुझे अकेले सोने की आदत नहीं थी। हमारी एक बिल्ली भी थी जो शायद नए घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने उस रात अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि बिल्ली जब चाहे अंदर आ सके। रात के किसी पहर में मुझे लगा कि बिल्ली सीढ़ियाँ चढ़कर आई है, लेकिन जो आवाज़ थी उसकी गूंज और वज़न कुछ ज़्यादा ही था, जैसे कोई बिल्ली से बड़ी चीज़ हो। छोटे घर में रहकर आदमी को आदत हो जाती है हर घर वाले की हरकत पहचानने की, और मुझे अंदरूनी तौर पर महसूस हो गया था कि ये कोई घर का फ़र्द नहीं है। फिर मैंने देखा कि वो कदमों की आवाज़ ऊपर तक आ गई थी और फिर अचानक रुक गई, बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर लैंडिंग पर। मेरा बिस्तर सीधा दरवाजे के सामने था जो सीढ़ियों की तरफ खुलता था। अंधेरा था और मुझे लगा कि कोई मुझे अंधेरे में घूर रहा है। फिर अचानक मेरा ध्यान अलमारी की तरफ गया। अलमारी के डबल दरवाजे खुले हुए थे। मैंने सिर्फ अपने कोट्स के हाथों के आउटलाइंस देखी, लेकिन उससे ज़्यादा अंधेरा था, कुछ और नज़र नहीं आया। दिल में अजीब सी घबराहट थी। मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो छुप कर। ऐसी फीलिंग पहले कभी पुराने घर में नहीं आई थी मुझे। वो फीलिंग होती है ना, जब आपको बिना देखे पता चल जाता है कि कोई आपको देख रहा है, या कोई अजीब सी महसूस होती है। बस वैसे ही, बस फ़र्क इतना था कि यहाँ मुझे वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ अंधेरा था वहाँ पर। दिमाग कह रहा था कि कोई है, लेकिन आंखें कुछ देख नहीं पा रही थी। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि कोई भारी सा सांस ले रहा हो, लेकिन ये आवाज़ कमरे के अंदर से नहीं, खुली खिड़की के बाहर से आ रही थी। बहुत गहरा, धीमा और थका हुआ सा सांस। हर सांस का आना और जाना असर कर रहा था मुझ पर। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कहीं कोई पागल या किसी किस्म का बदमाश तो नहीं जो मेरी खिड़की के बाहर खड़ा हो। फिर मुझे याद आया कि मैं तो दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, कोई वहाँ बिना सीढ़ी के कैसे खड़ा हो सकता है। सब कुछ बेमायनी लग रहा था मुझे। और फिर एक और आवाज़ सुनाई दी, कुछ गुरगुराने जैसी आवाज़, जैसे कोई कुत्ता भौंकने से पहले करता है। मैं इतना डरा हुआ था कि खिड़की की तरफ मुड़ के देख भी नहीं सकता था। बस चुपचाप लेटे हुए दुआ करता रहा कि ये सब ख़त्म हो जाए। उस वक्त मेरी बिल्ली भी कमरे में आ चुकी थी। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो भी घबराई हुई है। उसने एक ख़ास तरह से चीखना शुरू कर दिया। जब मैंने आँख खोली तो देखा कि बिल्ली मेरी खिड़की की तरफ देख रही है, दांत निकालकर हिस कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई या कुछ मेरे बहुत नज़दीक हो। मैंने अपने दिमाग में बार बार सिर्फ ये सोचा, चला जा,
जो भी है वहाँ पर चला जा। थोड़ी देर बाद वो देखने वाली फीलिंग्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। बिल्ली भी शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे जो भी था वो चला गया हो, जैसे कोई आया था सिर्फ देखने फिर चला गया। सुबह मैंने सबसे पहले खिड़की से बाहर देखा कि जो आवाज़ें मैंने सुनी थी वो किस चीज़ की हो सकती हैं। तब मुझे पहली दफ़ा सामने के कब्रिस्तान नज़र आया। शायद ये वो ज़मीन थी जिसे नए घरों के लिए नहीं तोड़ा गया था। वहाँ एक पुरानी कब्रिस्तान थी जो बिल्कुल मेरे कमरे की खिड़की से नज़र आती थी। उसके बाद से रात को कभी कभी मुझे फिर से महसूस होता जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो या अलमारी के अंधेरे से मुझे घूर रहा हो। लेकिन वो भयानक आवाज़ें कभी फिर नहीं आई। कभी कभी मुझे एक काला सा साया नज़र भी आता, लेकिन कभी वाज़िया तौर पर साफ नज़र नहीं आया। मैंने कोशिश की है कि मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचूं, लेकिन आखिर में मैंने अपनी बहन से कमरा तब्दील करने की दरख्वास्त की। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। शायद वो चीज़ सिर्फ मुझे ही तंग करना चाहती थी। उसके दोस्त कहते थे कि कमरे में कुछ अजीब है। फ़िलहाल तो मैं उसके कमरे में ठीक हूँ, लेकिन अपने पुराने कमरे के पास भी नहीं जाता मैं। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ है, कम से कम 2 या 3 वजूद। एक जो सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक जो अलमारी के अंधेरे में छुपा रहता है, और शायद तीसरा जो खिड़की के पास होता है, जो सिर्फ एक दफ़ा खुरखुराता है। वैसे हमारी बिल्ली अब उस कमरे में जाना पसंद नहीं करती। कभी कभी जानवरों का भरोसा करना नहीं चाहिए। वो चीज़ें देख लेते हैं जो हम नहीं देख सकते। क्या पता जो आपके पास भी कोई जानवर हो, वो भी आपके आसपास की कोई वजूद देख रहा हो और आप उसे ना देख पा रहे हो। मेरी बहन ठीक लगती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब भी उन वॉचर्स से डरा रहता हूँ जो मुझे देखते थे। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ऑटम के दिनों में एक जवान लड़की ने मेरे फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में रिहाइश अख्तियार की। जब मैंने उसका इस बिल्डिंग में खैर मकदम किया तो वो ठीक लग रही थी। मुझे लगता है जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे थोड़ा अजीब समझते हैं, और मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि मुझे लोग इसलिए अजीब कहते हैं क्योंकि मेरे पास एक सलाहियत है। ऐसा लगता है कि रूहों ने मुझे चुना हुआ है कि वो मुझे नज़र आएं। साफ कहना हूँ तो मुझे भूतों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। शायद कुछ लोग इस बात को सुनकर हंस रहे हों या सोच रहे हों कि अब और ना सुना जाए, लेकिन जो लोग मुझे भी अभी भी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मुझे ज़रा तफसील से बताना आपको क्या लगता है। ये सलाहियतें मुझे बचपन से हैं। जब भी कोई ऐसी मौजूदगी मेरे पास होती है मुझे उसका एहसास होने लगता है। जब से मेरी नए हमसाई ने फ़्लैट में रिहाइश इख्तियार की है, मुझे महसूस हुआ कि माहौल में कुछ तब्दीली आई है। हर रात मुझे नींद में कुछ ना कुछ महसूस होता है, या जिसे लोग स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, ऐसा कुछ। मैं बिस्तर पर लाचार लेटा रहता हूँ, हिल भी नहीं सकता, और ये सोचता रहता हूँ कि शायद मेरी नई हमसाई कोई चीज़ साथ लाई हो। कुछ महीने गुजरते गए और मैंने इस हालत के साथ रहना सीख लिया। ये बात अजीब लगती है कहना, लेकिन ये सच है। हर रात ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर एक दिन आया, एक ऐसा दिन जो मैं कभी भूल नहीं पाता। वो एक इतवार की सुबह थी। मौसम बहार का था, सब कुछ रोशन और खुशगवार था। मैंने उस दिन अपने दोस्त से मिलने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन सुबह उठते ही मुझे थकान महसूस होने लगी। काफ़ी दिनों से काम का बोझ ज़्यादा था और इस स्लीप पैरालिसिस ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। मैंने उसे पैगाम भेजा कि अगर वो मेरे पास आ जाए तो बेहतर होगा। मुझ में बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। मैंने उसे कहा कि अगर वो ट्रेन से मेरे इलाके तक आ जाए तो मैं उसे उठा लूँगा वहाँ पर। पैगाम भेजने के बाद मैंने थोड़ी देर और सोने का फ़ैसला किया।
मुझे पूरा यकीन था कि अगर वो कॉल करेगी तो मेरा फ़ोन मुझे जगा देगा। मेरे घर का दरवाज़ा खुला था और किसी ने धीरे से अंदर कदम रखा। मैंने सोचा, वाह, मेरी दोस्त कितनी शरीफ है, मुझे जगाए बगैर आई है। मुझे लगा कि वो सीधा बेडरूम में आ रही होगी। फिर मुझे उसकी मौजूदगी बेडरूम के दरवाजे पर महसूस हुई। फिर वो मेरे बिस्तर के करीब आई। अचानक मेरे जहन में आया, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं हमेशा दरवाजे पर जंजीर लगाता हूँ और डबल ताला लगाता हूँ। ये आदत मुझे बचपन से है। जब एक मर्तबा मेरे घर में चोरी हुई थी तब से रात को हमेशा सब कुछ बंद करता हूँ। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि मेरी दोस्त खामोशी से अंदर आ जाए। उसके पास तो चाबी भी नहीं थी। जब ये बात मुझे समझ आई तब तक देर हो चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल मेरे बिस्तर के साथ खड़ा है और फिर मेरे जिस्म में एक गूज़बम्प से आए। स्लीप पैरालिसिस फिर से वापस आ गया, लेकिन इस मर्तबा बहुत शदीद किस्म का। जैसे ही मेरे जहन ने इस बात को समझा कि ये मुमकिन नहीं, मेरा जिस्म लॉक हो गया। मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। जो भी मेरे करीब था वह मुझे बिस्तर से बांध रहा था। मैं इतना डर गया था कि अपनी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। शायद कोई खोल सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता था। डर अपनी इंतहा पर था। फिर कभी इतना डर नहीं महसूस हुआ मुझे। स्लीप पैरालिसिस पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। मुझे महसूस हुआ कि जो मौजूदगी थी वो मेरी रूह से ज़्यादा ताकतवर थी। पहली मर्तबा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ। जब मैं आलमोस्ट टूट चुका था तभी कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो मेरे दिल की धड़कन को तेज़ कर गया। मेरा बिस्तर के बिल्कुल पास से 3 ज़ोरदार धक्के सुनाई दिए, जैसे किसी ने बिस्तर के पास वाले टेबल पर ज़ोर से हाथ मारा हो। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कमरे की दीवारों से टकराई। जब वो आवाज़ सुनाई दी उसी वक्त स्लीप पैरालिसिस ख़त्म हुआ और मैं उठ गया फ़ौरन। कमरे में खामोशी थी, लेकिन एक गहरी उलझन और तन्हाई महसूस हो रही थी। अजीब बात यह थी कि मुझे तन्हाई का एहसास हुआ, ऐसी तन्हाई जो समझना मुश्किल था। मैं उठकर दिन भर अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गया, और ये एक ऐसी बात है जिसका मुझे बाद में अफसोस हुआ। कुछ दिन बाद मुझे एक और हमसाये से पता चला कि वो जवान लड़की जिसने हमारे फ्लैट में रिहाइश अख्तियार की है, उस इतवार की रात को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके वालिदैन उस दिन उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो वो चेक करने आए और देखा कि वो बेहोश हुई पड़ी थी। उसका दिल जैसे बंद हो रहा हो। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी। उसकी इतवार की सुबह जो कुछ मेरे साथ हुआ उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो रूह उस लड़की के साथ इस बिल्डिंग में आई थी वो कोई मुहाफिज सी रूह नहीं थी। शायद वो रूह मदद लेने मेरे कमरे में आई थी, इसलिए उसने मुझे वो ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई और इसलिए मुझे इतनी अजीब फीलिंग हुई जब मैं उठा। मुझे नहीं पता कि उस रूह ने मुझसे क्या चाहा। मैं सब कुछ जोड़ नहीं सका। अब जब कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है और मैं रोज़ाना उस लड़की के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद है कि वो सुकून में होगी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के करीबन 3 बज रहे थे और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी, इतनी गहरी कि एक गली दूर का नज़ारा भी मुश्किल था। इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि अपने घर के पास जो छोटी सी जंगल जैसी सरकारी जगह है वहाँ से गुज़रकर थोड़ी सैर करूँ और कुछ तस्वीर भी लूँ। मैं जंगल के एक रास्ते पर चला जो आगे जाकर एक चौराहे तक जाता था। यही वो जगह है जहाँ करीबन 15 साल पहले एक टैक्सी ड्राइवर की अफसोसनाक मौत हुई थी। आमतौर पर ये जंगल महफूज नहीं समझा जाता है, लेकिन कभी कभी ये अजीबोगरीब वाक़यात हो जाते हैं। रास्ते के बाएं तरफ एक छोटी सी पहाड़ी थी जो सिर्फ हल्की सी नीलपन धुंध में नज़र आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है वहाँ से।
जब मैंने अपना सर बाएं तरफ घुमाया तो देखा कि करीबन 70 मीटर दूर एक धुंध से भरी हुई शक्ल वहाँ मौजूद थी। उसका जिस्म आदमी जैसा था मगर नक्शो निगार वाजिया नहीं थे, लेकिन मैं देख सकता था कि वो बैठा हुआ है। फिर धीरे धीरे खुद को अपने हाथों की मदद से खड़ा किया उसने, जैसे उठ रहा हो, और फिर मेरी तरफ पीठ करके चलने लगा। उसने सिर्फ एक कदम उठाया और फिर अचानक गायब हो गया। मैं आगे बढ़ता गया और उस चौराहे तक पहुंचा जहां वो निशान लगा हुआ था। मैंने देखा कि वो निशान गिर चुका था, जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया हो उसे। मुझे लगा कि मुझे उसे वापस खड़ा करना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी भारी था और उस वक्त मुझे कुछ सुस्ती महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर का भूत मुझे उसके निशान तक ले गया होगा और मुझसे मदद चाहता है कि मैं उसका निशान फिर से खड़ा करूं। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ और ये जगह मेरी यादों का हिस्सा है। ये हमेशा से ही अजीबो-गरीब चीज़ों का मरकज़ रहा है। ये मुश्किल नहीं था कि किसी से ऐसी कोई कहानी सुन लूँ जो किसी अजीब तजुर्बे के सामना कर चुकी हो। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ और बेबी सीटर के साथ साउथ वैली के इलाके में रहता था। बेबी सीटर के अपने 2 बड़े बच्चे और 3 नवासे भी साथ रहते थे हमारे। उसमें से एक का नाम दाऊद था। दाऊद पूरा का पूरा मेटल हेड था, 80s का आयरन मेडन, मेटेलिसा, और दूसरे बड़े नाम जो उस वक्त नए नए आए थे उनका बहुत बड़ा और पागल फैन। मेटल हेड होने की वजह से उसे रोज़ाना तंग किया जाता। लड़ाई झगड़ा आम बात थी, लेकिन दाऊद किसी चीज़ से नहीं डरता था। हम अक्सर पास के एक छोटे फास्ट फूड दुकान से खाना लेने जाते। हमारी गली एक पुरानी मिट्टी के नाले के ऊपर से गुजरती थी। या तो सीधा चलो या उस मिट्टी के रास्ते पर जो नाले के साथ साथ जाता था। वो रास्ता बर्गर किंग के पीछे निकलता था और लैंडलॉर्ड के घर को बिल्कुल साथ से गुजरता हुआ जाता था। जब तक ज़रूरत ना होती हम वो रास्ता नहीं लेते थे। 2 वजहें थी। एक तो लैंडलॉर्ड हमेशा अपनी विंडो से देख रहा होता, दूसरी वजह एक छोटी सी पानी की पुल थी जो वहाँ रहने वाली एक फैमिली के लिए थी। अगर पुल से गुजरना होता तो एक पाँव दूसरे के सामने रखना पड़ता और रेल पकड़ के गुजरना पड़ता। ज़्यादा मुश्किल काम था अगर फिसल जाओ तो सीधा पानी में गिर जाओ। एक रात हमें फास्ट फूड का बड़ा मन था। रात के करीबन 9:40 हो रहे थे और हम जानबूझकर क्लोजिंग के वक्त गए कि ताकि एक्स्ट्रा खाना भी मिल सके। दाऊद मुझसे 7 साल बड़ा था, इसलिए मैं समझा कि उसे बेहतर मालूम होगा। हमने खाना लिया। हर एक के पास 2-2 बैग थे और फैसला किया कि छोटे पुल के रास्ते से वापस चलते हैं। साउथ वैली में कभी कभी चांदनी रात होती थी जो सब कुछ नीलेपन से भर देती थी। उसी रात ऐसी ही चांदनी थी। दाऊद पहले चला, फिर मैं। वो मुझसे 5 फुट आगे था जब हमें एक स्प्लैश की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि कहीं मैं गिर तो नहीं गया। फिर अचानक उसके चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उससे जान छीन ली हो उसकी। सिर्फ इतना बोला, भाग। उसने खाना ज़मीन पे फेंका और भाग पड़ा। साउथ वैली वाकई एक ख़तरनाक इलाका था, तो मैं समझा कि शायद किसी चोर ने हमें घेर लिया होगा। मैं तेज़ भागा, मेरा पाँव फिसला और मैं सीधा पानी में गया, लेकिन संभल गया मैं। फिर मिट्टी के रास्ते पर भागता गया दाऊद के पीछे पीछे। जब मैं उस जगह तक पहुंचा जहां दाऊद था तो मुड़कर देखा। पुल के ऊपर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी थी। मुझे यकीन था कि ये साइकिल की रोशनी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन फ्लैश लाइट हो सकती थी। पूरी तस्दीक नहीं कर सका। अब मेरी बारी थी। मैंने भी खाना गिराया और जान बचाकर भाग गया। दाऊद के साथ भागते हुए घर में घुसा। मैं लिविंग रूम के सोफे पर सीधा लेट गया और दाऊद अपने कमरे में चला गया। 10 मिनट बाद दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नोक हुआ। मैं तो घबरा गया। सबसे बड़े बच्चे ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर लैंडलॉर्ड खड़ा हुआ था।
सिर्फ अपने ट्राउज़र में, गुस्से से लाल। कह रहा था कि दाऊद उसके बेडरूम की विंडो के बाहर खड़ा था और उसे देख रहा था। उसे यकीन था कि दाऊद ही था वो, क्योंकि उस शख्स के बाल लंबे थे। लैंडलॉर्ड कह रहा था कि दाऊद और मुंह पर रोशनी डालकर उनको डराने की कोशिश कर रहा था, वो और उसकी बीवी को, दोनों को। सबसे बड़ा बच्चा रेहान, कि वो इसे समझाएगा। फिर दरवाज़ा बंद किया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने कहा कि वो तुम्हारा पीछा कर रही थी। उसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था, ऐसा कुछ तो था जो हम सबको पता था, लेकिन हम एक दूसरे को बताने से घबरा रहे थे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।